ठीक है लोगों, जब बोंडी आतंकी हमला हो रहा था और खबरें आ रही थी, तब एंथनी एल्बनीज़ी ने ये कहा था। हम एशिया की सलाह को बहुत गंभीरता से लेते हैं। एशिया ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी है, तो जैसे CIA या MI6 और MR5 होती हैं। मुझे लगता है कि ये घरेलू और विदेशी खतरों का ख्याल रखती है। हम एशिया की सलाह को गंभीरता से लेते हैं और उनके साथ करीबी काम करते हैं। हमें नियमित अपडेट भी मिलते हैं। एशिया के डायरेक्टर जनरल ने कई तरह के खतरों के बारे में चेतावनी दी है, चाहे वो यहूदी विरोधी भावना हो या दक्षिणपंथी चरमपंथी समूहों का बढ़ना। हम अपनी सुरक्षा एजेंसी के साथ करीबी तौर पर काम करते रहते हैं। क्या आपने नोटिस किया? ये एक पैटर्न है। मैंने ये इसलिए कहा, देखिए, बॉन्डी बंदूकधारी एशिया को उसके बारे में पहले से जानकारी थी। उस समय प्रधानमंत्री को इस व्यक्ति की जानकारी दी गई थी, जो हमें बाद में नावेद अकराम के साथ पता चली। वह भारतीय मूल के मुस्लिम थे। एशिया उन्हें जानता था और तब भी उन्होंने कट्टरपंथी इस्लाम, चरमपंथी इस्लाम, इस्लामिज्म, जिहादिज्म का जिक्र नहीं किया। कुछ भी जिक्र नहीं किया। सीधे ही वह बात को मोड़ देते हैं कि और भी चरमपंथी विचारधाराएं हैं। दक्षिणपंथी, चरमपंथ इसकी तुलना में दूर दूर तक नहीं है। बस उनकी भाषा कभी कभी बहुत तीखी हो सकती है, लेकिन जब बात हिंसा की आती है तो सिर्फ एक ही समूह है जो हर दूसरे चरमपंथी समूह को पूरी तरह पछाड़ देता है, मैदान से बाहर कर देता है, और वो है इस्लामवाद या इस्लाम। इसके बाद उसने दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन कभी इस्लाम का नाम नहीं लिया। हमेशा बात दूसरी चरमपंथी विचारधाराओं की तरफ मोड़ दी। इसे सुनिए, ये कल ही हुआ है। उससे फिर से सवाल किया गया, लेकिन इस बार किसी ने बहुत स्पष्ट रूप से सवाल उठाया। उन्होंने कट्टरपंथी इस्लाम का नाम लिया। हे भगवान, वह कियोस्तामा का टीमू वर्जन है, बिल्कुल उसकी नकल। मैं यह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जिसने पिछले 5 वर्षों से ब्रिटिश राजनीति को बहुत करीब से देखा है। मैंने ब्रिटेन के पतन को तेजी से होते हुए देखा है। ये सदी की शुरुआत से गिरावट पर था, लेकिन लक्षण अब पहले से ज्यादा स्पष्ट है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम इस देश को बचाना चाहते हैं, अगर आप इस देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको इन राजनेताओं को आपको गुमराह करने से रोकना होगा। इसे जरा सुनिए। क्या आपके विचार में कट्टरपंथी इस्लाम ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे बड़ा घरेलू सुरक्षा खतरा है? हम हाँ कह सकते थे, क्योंकि हिंसक इस्लाम या इस्लाम जो हिंसक हो सकता है, आप जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहे, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी अन्य विचारधारा की तुलना में अधिक आतंकवादी घटनाओं में मौतों के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में संप्रभु नागरिकों ने 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या की और उनमें से एक को करीब 6-7 महीनों तक फरार रहने के बाद हाल ही में पुलिस ने मार गिराया। बस इतना ही। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मुझे इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में इसका जिक्र काफी नहीं करता रहा। ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर पहला आतंकवादी हमला 1915 में नए साल के दिन हुआ था। इसे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का पहला आतंकवादी हमला माना जाता है। और अंदाजा लगाइए, ये किसने किया था? न तो कोई संप्रभु नागरिक, न ही कोई श्वेत सर्वोच्चतावादी। पहले विश्व युद्ध के जवाब में 2 लोगों ने नागरिकों से भरी पिकनिक ट्रेन पर हमला किया। तो ये विचार कि अरे हमें ये देश पसंद नहीं है, इसलिए हम आम नागरिकों को निशाना बनाएंगे, 4 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। इसे अक्सर यहीं की धरती पर राजनीतिक मकसद से किया गया हमला माना जाता है। इसे देखिए, लिखा है 2 आदमी। वो कौन थे? मुस्लिम आदमी मुल्ला अब्दुल्ला और गुल मोहम्मद, एक ट्रेन में 1200 पिकनिक मनाने वाले लोग। ये 1915 में हुआ और 200 साल में कुछ नहीं बदला। नेताओं ने कुछ नहीं सीखा। कुछ संस्कृतियां पश्चिमी संस्कृति में नहीं घुल सकती। मूल्यांकन उन मुद्दों में से एक है जिनसे हम निपट रहे हैं, लेकिन मैं सभी खतरों से निपटना चाहता हूं। हम जल्दी ही किसी और चीज पर बढ़ गए। ये सवाल उसे पहले से थमा दिया गया था और वो कहता है, ओह हाँ, ये खतरों में से एक है। वो इसे हल्का बना रहा है। वो इसकी अहमियत या खतरे के स्तर को कम कर रहा है और इसे दूसरी चरमपंथी विचारधाराओं के साथ जोड़ रहा है, जो इस्लाम के बराबर भी नहीं ठहरती।
ये एक मुद्दा है जिससे हम निपट रहे हैं और मैं सभी खतरों से निपटना चाहता हूँ, चाहे वो इस्लाम की चरमपंथी विकृतियां हों जो आइसिस द्वारा प्रचारित विचारधारा के समर्थन की ओर ले जाती हैं, या फिर विक्टोरिया और क्वींसलैंड में पुलिस की हत्या करने वाले स्वघोषित संप्रभु नागरिकों के मुद्दे को लेकर चिंता हो। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि नव नाजी सोचते हैं कि हमारे सड़कों पर काले कपड़े पहनकर मार्च करना ठीक है। उन्हें अपने चेहरे ढकने की भी चिंता नहीं है और वे खुलेआम इसका प्रचार भी कर रहे हैं। इनमें कुछ चीजें नई नहीं हैं। छात्र रहते हुए नेशनल एक्शन के जेम्स सलीम ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एडी फुंडी की हत्या का प्रयास किया था। मैं उसके खिलाफ उम्मीदवार था। देखो वो क्या उठा रहा है। उसने 1915 के गुल मोहम्मद का जिक्र क्यों नहीं किया? उसने सिडनी लिंट कैफे हमले के मैन मोनिस का जिक्र क्यों नहीं किया? नवीद अकरम का जिक्र नहीं किया? ये जुनून क्या है? हम समझ गए। और भी कट्टरपंथी विचारधाराएं हैं। अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो सड़क सुरक्षा या सिगरेट से होने वाली मौतों जैसे बेतुके खतरे नहीं उठाते। नहीं, आपसे खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको उसी के बारे में बात करनी चाहिए। आप दुनिया के हर दूसरे खतरे की बात नहीं करते। ओह हाँ, वैसे महिलाओं की मौत सिगरेट पीने से भी होती है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, हम आपसे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी घरेलू हिंसा के संदर्भ में। बस यही है। उनसे वो सवाल पूछे तो यकीन है वो 1 घंटे का लेक्चर देंगे, क्योंकि वो वामपंथी वोक है। 1983 में सिडनी यूनिवर्सिटी में निंदनीय फांसीवादी। ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है। कुछ मुद्दे और बढ़ गए हैं और हमें उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। नहीं, श्वेत सर्वोच्चतावादी किसी को नहीं मार रहे, मैं उन्हें नहीं बख्श रहा, लेकिन उनका खतरा इस्लामवाद से उत्पन्न खतरे के बराबर नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा? देखें, यह ब्रिटेन है। यह है रोजमर्रा का ब्रिटेन। इसे देखिए, आपको एक भी ब्रिटिश व्यक्ति नहीं दिखता। हाँ, शायद ये महिला, शायद कुछ ब्रिटिश लोग। हाँ, शायद कुछ ब्रिटिश लोग। मैं आपको और दिखाता हूं। इसे देखिए, अगर आप सांस्कृतिक समृद्धि या विविधता हमारी ताकत है जैसी बातें खरीदते रहेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया का भविष्य है। अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो यही ऑस्ट्रेलिया का भविष्य है। किसी ने अच्छा वीडियो बनाया है, देखिए। माफ कीजिए। संस्कृतियां एक रात में सभ्य नहीं बन जाती, ऐसा नहीं होता। इस स्तर तक पहुंचने के लिए कई पीढ़ियों तक कानून और व्यवस्था की जरूरत होती है। मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये लोग जो 1950 के दशक में बैठे हैं, ये आज की दुनिया के आधे असभ्य और सभ्य दोनों ही हिस्सों से ज्यादा सभ्य है। देखिए वो नीचे क्या हो रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, ये देखिए। तीसरी दुनिया का व्यक्ति सभ्य देश आकर तुरंत सभ्य नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। असल में हमने देखा है कि जो लोग तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से आकर बहुत सफल, समृद्ध और सभ्य देशों में बसते हैं, वे कुछ पीढ़ियों के बाद भी सभ्य नहीं बन पाते। उनकी संतानें रातों रात सभ्य नहीं बन जाती, क्योंकि उनके माता पिता और पूर्वजों ने वही यात्रा नहीं की है जो इन शीर्ष पर बैठे लोगों के पूर्वजों ने की थी। उन्हें दबाया गया था, उन्हें फांसी दी गई, घसीटा गया और टुकड़ों में बांटा गया। और ये सारी चीजें पिछले सदियों में इसलिए होनी पड़ी ताकि वे कानून के महत्व को समझ सकें। ये लोग ये कम भरोसे वाले समाजों से आए थे। इसी वजह से भले ही प्रवासियों की पहली पीढ़ी आभारी थी, वे खुश थे कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। उन्हें किसी शेर वगैरह से भागना नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता, या किसी मिलिशिया द्वारा मार डाला जाना नहीं पड़ता। उनके बच्चे अब भी माता पिता की बुरी आदतें जैसे सड़क पर थूकना, दुकानों से चोरी करना अपनाए हुए हैं। मैं आपको यह एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बता रहा हूं जो एक तीसरी दुनिया के देश पाकिस्तान से आया है। मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप 1 मिलियन पाकिस्तानी यहां ले आए तो वे मेरे जैसे नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जिंदगी एक औसत ऑस्ट्रेलियाई की ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी से कहीं ज्यादा कठिन है। उन्हें कायदे कानूनों को दरकिनार करने के लिए इनाम मिलता है, उन्हें लोगों को धोखा देने के लिए इनाम मिलता है। यही वजह है कि जब आप इन सोमालियों को देखते हैं तो वे सभी को धोखा दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह NDIS नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम के तहत ठगी हो रही है। सोचिए, ऑस्ट्रेलियाई करदाताओं को कौन लूट रहा है? वही पुराने संदिग्ध,
जो कम भरोसे वाले समाजों से हैं और ऑस्ट्रेलिया को अपना देश नहीं मानते। उनका कहना है, हमें उपनिवेश बनाया गया था, इसलिए ये सब ठीक है। हालांकि मैंने कभी किसी को उपनिवेश नहीं बनाया। ओह हाँ, नहीं, वे ब्रिटिशों के वंशज हैं, वही लोग हैं। वे इसे आसानी से तर्कसंगत बना सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम कब तक नेताओं को आपको गुमराह करने देंगे और कहेंगे, यदि आप अपने देश में ये सब नहीं होने देते तो आप नस्लवादी या संकीर्ण सोच वाले हैं। इन्हें देखो, इन शानदार ब्रिटिश लोगों को देखो, इन्हें देखो, एक भी गोरा ब्रिटिश यहां नजर नहीं आ रहा। पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। इसे हम संदिग्ध कहते हैं। देखो, यहां एक गोरा आदमी है जो गुस्से में अपराधी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मामलों को साबित करना मुश्किल है। देखो दोस्तों, मेलबर्न और सिडनी का यही हाल होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये देखा था। मैंने ये पहली बार 2017 में देखा था। इतना बुरा नहीं था, लेकिन 2021 में हालात वाकई बहुत खराब थे। मैं लंदन के कुछ इलाकों में गया था। मैंने बर्मिंघम देखा। मैंने लंदन के कुछ हिस्से देखे, जैसे ईस्ट लंदन, इल्फोर्ड। मैं हैरान हूं, हे भगवान, क्या हो रहा है? मैं सोचने लगा और तुरंत मेलबर्न के सबसे खराब उपनगरों जैसे फॉकनर, नोबल पार्क, सैंडाउन पार्क या फूड स्क्वायर दिमाग में आ गए। और मैं सोचने लगा, वो उपनगर बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसे आपने अभी देखा। तब से मैं चेतावनी देता आ रहा हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। एंथनी एल्बनीजी ने वादा किया था कि इस साल इमिग्रेशन घटेगा। अंदाजा लगाइए क्या हुआ। 2025 में ऑस्ट्रेलिया में अब तक के सबसे अधिक प्रवासी आए। या तो वे अयोग्य हैं या बेईमान हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई लोगों की इच्छाओं की परवाह नहीं है। और मैं इस बारे में सोच रहा था दोस्तों, अब 2 ही विकल्प बचे हैं। हाँ, जन्म दर गिर रही है, हमें और नर्सों की जरूरत है, हमें और सामाजिक देखभाल कर्मचारियों की जरूरत है, हमें कामगारों की जरूरत है, और हमारे पास वे नहीं है। इस समस्या को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला, हम सभी को इसकी लागत को वहन करना होगा, जैसे जापानी लोग करते हैं। आप जानते हैं, जापान 90 के दशक के अंत से ही सिकुड़ रहा है। वहाँ की आबादी हर साल सचमुच घट रही है और बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। उन्हें भी देखभाल करने वाले, अस्पताल के स्टाफ, नर्सें, वृद्ध देखभाल करने वाले लोगों की जरूरत है। ये सब चीजें। तो उन्होंने भी अपने दरवाजे खोले। 5 साल में उन्होंने देखा कि टोक्यो की सड़कों पर गंदगी बढ़ गई थी। जापानी लोग अपने अनुशासन, अपनी विनम्रता और अपनी परंपरागतता के लिए जाने जाते हैं। अचानक उन्हें लगा, ओह रुकिए, हमारे साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, वापस जाओ। हम सब इसमें साथ हैं। हमारे लोगों और हमारी संस्कृति ने यह समस्या बनाई कि हमने और बच्चे नहीं किए, तो हम इसका समाधान अंदरूनी तौर पर करेंगे। तो ये एक तरीका है इससे निपटने का। और हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने बुजुर्ग माता पिता का जितना हो सके खुद ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो बस कह दे कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर हमें तीसरी दुनिया के लोगों को उनके पूरे परिवार और उनकी सांस्कृतिक बोझ के साथ यहां लाने की जरूरत नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया के उस हाल में बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। क्लैफम या इल्फोर्ड या ईस्ट लंदन या बर्मिंघम या मैनचेस्टर। हमें ऐसा करने की बजाय मध्य पूर्व का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। मजदूरों को लाओ, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं। हमें बच्चों की देखभाल या बुजुर्गों की देखभाल के लिए महिलाओं की ज़रूरत है, या हमें अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पुरुष मजदूरों की ज़रूरत है। कमी है, मैं आपको बताता हूँ, हर एक इंडस्ट्री में कमी है। हमारी बहुत सी समस्याएं जनशक्ति या महिला शक्ति की कमी के कारण होती है। मुझे नहीं पता कि आजकल इसका सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त शब्द क्या है। मानव पूंजी। उन्हें 5 साल का अस्थायी वीज़ा दो, परिवार साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें सही वेतन दो ताकि उनके परिवार अपने तीसरी दुनिया के देशों में बहुत अच्छा जीवन जी सके। वे ये कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी मजदूर 2-3 हज़ार डॉलर घर भेजे तो उसके परिवार को पाकिस्तान में अच्छा जीवन मिल सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता ऐसे मत दो जैसे मिठाई हो। बिना सोचे समझे नागरिकता बांटने के बुरे असर देखे हैं। हमने ये देखा है, समाधान है। लेकिन जब तक हमारे पास एंथनी एल्बनीज जैसे लोग हैं जो हमारे यहाँ गलती से आई बुरी विचारधाराओं की खुलकर आलोचना करने से भी डरते हैं,
तब तक नहीं। 50 और 60 के दशक में आपको माफ़ किया जा सकता था, क्योंकि तब हमें इस्लाम या बहुसांस्कृतिकता के बुरे प्रभाव का अंदाज़ा नहीं था। लोग घुल मिलेंगे या नहीं, यह अनिश्चित था। कुछ लोगों ने दांव लगाया कि ये लोग घुल मिल जाएंगे। कुछ घुल मिल गए, सभी नहीं। हाँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया की चिंता है, क्योंकि मैंने ये 5 साल पहले देख लिया था और तब से चेतावनी देता आ रहा हूँ। मेरी आंखें इंग्लैंड को देखकर खुली, दिल से कहता हूँ। मैंने देखा कि यह ऑस्ट्रेलिया का सांस्कृतिक पूर्वज नहीं है, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर सफाई थी। हमारे यहाँ उस तरह का ड्रामा नहीं था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद वो ड्रामा और ज़्यादा दिखने लगा। ये बात हम सभी को जागरूक कर देनी चाहिए।